हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट एंड एथिक्स। ये हमारा सीरीज़ 13 है और इससे पहले की सीरीज़ अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो करिए और आप जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पर भी। डाउनलोड करिए इंडियाज़ नंबर 1 एग्रीकल्चर ई लर्निंग ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में ई बुक्स, फ्री में टेस्ट और जो है हम आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं। तो जुड़िए अधिक से अधिक बेनिफिट लेने के लिए एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप पे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पार्टिसिपेशन एंड कमिटमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स or levels of organization of management is necessary for the success of an MBO program। इसमें बोल रहा है कि पार्टिसिपेशन और कमिटमेंट कहाँ से होनी चाहिए, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट से होनी चाहिए, नेसेसरी है किसी भी MBO को सक्सेस होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे सबसे पहली बात, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, सारे की सारी जो है कमिटमेंट, सारे लेवल की पार्टिसिपेशन आपको इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जो है कि MBO प्रोग्राम को सक्सेस होने के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए। ओके, करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज ऑफ कंपटीटर बाय। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जो है कि डिफरेंट कर सकता है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, या फिर अपने काम को अपने कॉम्पिटिटर से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो इट कैन बी डिफ्रेंशिएट बाय यूजिंग ऑल अबव स्ट्रैटेजीज, जैसे कि ऑफरिंग बेटर कस्टमर सर्विस, ऑफरिंग न्यू फीचर्स, क्रिएटिव अ ब्रांड इमेज। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है कि सब कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है, बेटर फीचर्स दे किसी भी जो भी उनका प्रोडक्ट है, और जो है कि ब्रांड इमेज हो उनकी, प्लस जो है कि मार्केट में उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन हो। वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज यूज़ करके वो जो है कि अपने कॉम्पिटिटर को, प्रोडक्ट को अपने जो है कि अलग रख सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर होगा यूजिंग ऑल द अबव स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट है, द इवेल्युएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टास्क इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट ऑन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम उसकी जो है कि इन्वायरमेंट है कैसा है, जो है नेसेसरी है इन्वायरमेंट को समझने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए। तो उसके लिए हमें स्ट्रैटेजिक गोल्स जो होते हैं वो हमें जो है कि आसानी से जो है कि समझाने में मदद करते हैं कि किस तरीके का हमें वहाँ पे काम करना है और किस तरीके का उस काम के लिए इम्पैक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें से कौन सा जो है कि नॉन रैशनल मॉडल है डिसीजन मेकिंग का। तो यहाँ पे जो है कि आपका स्ट्रैटेजी प्लानिंग जो है आपका यहाँ पे वो होगा, ये आपका यहाँ पे नॉन रैशनल मॉडल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी प्लानिंग होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। डैश इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले स्टेप क्या होता है किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम क्या है, देन उसके बाद हम जो है कि कोई भी स्ट्रेटजी बनाएंगे, कोई भी प्लानिंग करेंगे, कोई भी फिर इसके बाद जो भी ये सारी जो है प्रोसेस वहाँ पे अपनाते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, डिटरमाइन करेंगे कि प्रॉब्लम किस तरीके की है, ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है कि उस पर काम करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यूज़ ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम डज नॉट लीड्स टू। ठीक है, यूज़ ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम डज नॉट लीड्स टू, तो ये क्या किस चीज़ को लीड नहीं करता है, तो ये किसको नहीं करता है, इंक्रीज दी पर्सनल टर्नओवर। ठीक है, पर्सनल टर्नओवर को कोई भी चीज़ें इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम जो है पर्सनल इंक्रीज को नहीं बढ़ाता है, वो ओवरऑल जो है टर्नओवर को बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। पीरियोडिक रिव्यू अलाउ मैनेजर्स टू गिव डैश टू देयर सबऑर्डिनेट। तो पीरियोडिक रिव्यू किसी भी मैनेजर को अगर कोई अलाउ कर रहा है तो वो क्या देता है, तो वो होगा आपका फीडबैक। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फीडबैक होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। गोल इम्प्रूव्स द कोहेसिवनेस और यूनिटी ऑफ अ ग्रुप एज दे मेक द ग्रुप मेंबर। तो ये क्या होगा, इंटरडिपेंडेंस जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। द MBO प्रोसेस शुड रिसीव कंटिन्यूअस सपोर्ट फ्रॉम डैश मैनेजर फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन।
तो यहाँ पे क्या होगा, किस जो है कि लेवल जो से मिलना चाहिए हमारा कंटिन्यूस सपोर्ट, तो वो जो है कि आपका टॉप लेवल से, चाहे वो आपके मोटिवेशन के लिए हो, चाहे वो आपके किसी भी एक फील्ड के लिए हो, वहाँ पे टॉप लेवल जो है कि वहाँ पे आपका मैनेजमेंट जो है मैनेजर से सपोर्ट मिलना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश refers to the number of subordinate a superior can supervise efficiently and effectively। तो ये क्या होता है, ये होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल जो हमारा बताता है कि जो सबऑर्डिनेट है वो जो है कि अपने सुपीरियर के द्वारा सब सुपरवाइज और इफिशिएंटली और इफेक्टिवली उनको सुपरवाइज किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वहाँ पे वो हो जाएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। डिक्रीजिंग द रोल ऑफ सब ऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग इज़ नोन एज। जब सब ऑर्डिनेट्स का जो डिसीजन मेकिंग होता है, रोल होता है, वो डिक्रीज होता है, उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ना। करेक्ट आंसर विल बी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। डैश मैनेजर ब्रिंगिंग न्यू वर्क प्रैक्टिस एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन सेल स्मूथली थ्रू द चेंजेस। तो ये क्या होता है, ये मिडिल लेवल जो मैनेजर होते हैं वो जो है कि न्यू वर्क लाते हैं और हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को आपके स्मूथली वर्क करने के लिए या फिर किसी भी चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा मिडिल लेवल का जो है कि काम होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। द आउटपुट इनपुट रेशियो विद इन अ टाइम फ्रेम विथ रिगार्ड टू क्वालिटी इज़ नोन एज। तो आउटपुट और इनपुट रेशियो किसी भी टाइम पे अगर हम देख रहे हैं, किसी भी क्वालिटी को भी देख रहे हैं, तो वो आपका जो है कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 है इन द डैश स्टेज in the change process the new behavior pattern is locked into place by many of the supporting or reinforcing mechanism so that it becomes the new norms। ये क्या होता है आपका जो है फ्रीजिंग, रीफ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये 3 लेवल होते हैं। ठीक है, आपका फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग और रीफ्रीजिंग जो है आपके ये मूवमेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे लॉक्ड हो गए और सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी न्यू इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म को, तो वहाँ पे क्या होगा, वो नॉर्म बनाने के लिए, तो ये फ्रीजिंग होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। An dash organization is a network of personal and social relation not established or required by the formal organization and arising spontaneously as people associate with one another। तो ये बोल रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको किसी सोशल नेटवर्क की ज़रूरत हो, वो आपको फॉर्मल भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही बन जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो इनफॉर्मल तरीका होता है, वो फॉर्मल तरीका होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का वो होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। Dash which of the following describe the sets of feelings or belief that individual have about certain idea, situation और people। तो ये क्या होता है, ये उनका एटीट्यूड होता है कि वो किस तरीके से फील कर रहे हैं, क्या बिलीव करते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या आइडिया आ रहा है उनके दिमाग में, तो वो उनका जो है कि ये एटीट्यूड बताता है, वो उनका एटीट्यूड होता है। ओके, सेल्फ स्टीम्स क्या होती है, सेल्फ स्टीम आपकी जो है कि होती है कि आपकी अपनी जो चीज़ें हैं, ठीक है, आपकी जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर ली, उसी तरीके से आपकी एक सेल्फ स्टीम भी होती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वहाँ पे आपका ये होगा एटीट्यूड। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़ एन एस्पेक्ट्स ऑफ द डैश इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, वो किस तरीके का एस्पेक्ट है, तो वो आपका जो है कि इंटरनल एस्पेक्ट्स है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ synonymous with the external culture of an organization। तो ये क्या है, एक्सटर्नल कल्चर के ऑर्गेनाइजेशन के सिनोनिम्स क्या है, तो ये आपका जो है कि कोऑपरेट कल्चर है। ओके, कोऑपरेट कल्चर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका करेक्ट आंसर ए, कोऑपरेट कल्चर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन बीइंग आर रूटेड इन डिफरेंस इन देयर डैश मेकअप। ओके, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन 19। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग आर रूटेड इन डिफरेंस इन देयर मेकअप।
तो ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल, ठीक है, ये होता है साइकोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, जिस तरीके से कोई भी अपना डिफरेंट अपना तरीका होता है सबके अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो वो होता है आपका यहाँ पे साइकोलॉजिकल। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा आपका डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। द हायर क्वालिटी ऑफ मैनेजर एंड देयर सब ऑर्डिनेट्स द लेस द नीड फॉर डैश। तो ये क्या होता है कि हायर क्वालिटी ऑफ मैनेजर है एंड देयर सब ऑर्डिनेट्स दी लेस। अगर मैनेजर हायर क्वालिटी पे है और सब ऑर्डिनेट लेस है तो उनके लिए क्या नीड होगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल वो कर सकते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर टू हुम द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूज़र। इसमें से कौन एक्सटर्नल यूज़र नहीं है जिनको जिनको कंपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, तो वो कौन होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं। ओके, करेक्ट जो है एम्प्लॉइज़ होते हैं। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो होगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन इज़ मोर यूजफुल फॉर डैश मैनेजर। किस लेवल के मैनेजर होते हैं, ठीक है, किस लेवल पे जो है मैनेजर, वहाँ पे आपको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो वो कौन होता है, वो टॉप लेवल के जो हमारे मैनेजर होते हैं उनके लिए एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं, जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं उन्हीं को मार्केट की हर एक चीज़ की जो है कि ज्ञान रखना पड़ता है, ताकि जो है कि वो अच्छे से काम कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। करेक्ट आंसर जो होगा वहाँ पे वो होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इनकरेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन द सेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या होगा, ये जो है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे यहाँ पे, ताकि जो है कि वो हमारे जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, हमारे एम्प्लॉय को सेट करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्टिव पे हम कैसे काम करेंगे। तो ये हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑरिजिन ऑफ एनी मोटिवेटेड बिहेवियर। तो ये क्या होता है कि मोटिवेटेड बिहेवियर की ओरिजिन कहाँ से होती है, तो किसी भी एक बेसिक नीड आपको चाहिए, ठीक है, आपकी बेसिक नीड्स जहाँ पे आती हैं वहाँ से आपको जो है कि मोटिवेशन वाला बिहेवियर शुरू होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का वो होगा ए, नीड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोटिवेटेड टेक्निक्स। मोटिवेटेड टेक्निक्स किस में से नहीं है, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, जॉब इनरिचमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मोटिवेशन के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे मोटिवेशन का टेक्निक्स नहीं है। बाकी तीनों ए, बी एंड सी, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, जॉब इनरिचमेंट, ये जो है कि आपका मोटिवेशन टेक्निक के अंतर्गत आते हैं, और जो नहीं आता है वो होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज़ ऑल्सो नोन एज डैश लीडरशिप। तो जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको जो है कि पार्टिसिपेशन आपका अलाउ करते हैं, ओके, आपके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे डिसीजन अपना आप दे सकते हो, अपना राय दे सकते हो, ठीक है, और अलग अलग व्यूज़ भी आप वहाँ पे दे सकते हो। तो ये आपके डेमोक्रेटिक लीडरशिप का स्टाइल होता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कौन से होते हैं, जहाँ पे आपको क्या करना है कि बस लोगों की सुननी है, ओके, बस लोगों की सुननी है, और जो है कि वहाँ पे आप जो है कि केवल आदेश का पालन कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो है अपना राय नहीं दे सकते हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, जस्ट आपको फॉलो करना है किसी का भी जो है आइडिया और लॉ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स गिव ए कंप्लीट फ्रीडम टू देयर एम्प्लॉयज़। किस तरीके के जो लीडर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को कंप्लीट फ्रीडम देते हैं। तो ये हमारे जो है कि लेसेक रेयर फेयर लीडर होते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, क्वेश्चन नंबर 27 का डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल इनोवेशन इन्वॉल्व चेंज इन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन सा इनोवेशन इन्वॉल्व होता है, तो वो आपका जो है कि प्रोसेस इनोवेशन इन्वॉल्व होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल एज प्रपोज्ड बाई लोवा एंड मिचेगान्स स्टडीज़। तो ये आपका जो है कि ब्यूरोक्रेसी जो है कि आपकी स्टाइल नहीं है यहाँ पे। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, ब्यूरोक्रेटिक। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। लीडरशिप इन्वॉल्विंग एन एक्सचेंज रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स इन टर्म्स एज। तो ये आपका जो है कि किस तरीके का जो है कि लीडरशिप है, ये है आपका एक्सचेंज लीडरशिप। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका यहाँ पे एक्सचेंज लीडरशिप। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। फिडलर अप्रोच टू लीडरशिप इज़ वन ऑफ द पॉपुलर डैश थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो ये आप जो फिडलर थे इन्होंने आपकी जो है कि सिचुएशनल थ्योरी पे बात की थी। तो सिचुएशनल थ्योरी क्या होती है कि जो हमारे लीडर होते हैं या लीडरशिप की जो स्टाइल होती है वो आपकी सिचुएशनल होनी चाहिए। जैसे कि किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो आपका जो है कि फिडलर ने यहाँ पे आपको बताया था। तो ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका सिचुएशनल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। The dash leader tends to make unilateral decision, dictates work method, limit workers' knowledge about goals and sometimes give punitive फीडबैक। तो ये किस तरीके की जो है कि लीडरशिप स्टाइल होती है जिनमें यूनिलेटरल डिसीजन होता है, एक तरफा डिसीजन होता है, काम को डिक्टेट किया जाता है और जो है कि आपकी वर्कर को लिमिटेड नॉलेज ही दी जाती है अपने गोल्स के लिए। ये कौन होते हैं? ये आपके जो है कि ऑटोक्रेटिक जो है कि लीडरशिप होते हैं, जहाँ पे आपका टोटल पार्टिसिपेशन नहीं होता है, आपको डिसीजन मानना पड़ता है लोगों का। तो ये जो है कि आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। रिसर्च ऑन लीडरशिप हैज़ बीन कैरिड आउट एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन एंड ओटावा स्टेट यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी फोकस ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप। ये आपका जो है कि ट्रेट्स जो है, ट्रेट्स जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन्होंने उस पर जो है कि आपके लीडरशिप पे बात की गई थी। तो ये आपके जो है कि किस पे बात की, तो वो आपका जो है कि ट्रेट्स होगा। करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 33 का वो होगा आपका डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का। अकॉर्डिंग टू द ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर। तो ये आपका जो है कि इंटरपर्सनल स्किल जो होंगे आपके, ये आपके जो है कि सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर होंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 34 का वो हो जाएगा आपका ए, इंटरपर्सनल स्किल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। Superior officer evaluate the performance of his subordinate in order to decide who should be promoted. What type of power does superior have in this case? तो ये जो है कि आपका किस तरीके का पावर होता है, तो ये आपका रिवॉर्ड का पावर होता है। ठीक है, वो आपको आपके परफॉर्मेंस को, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस अप्रेजल से यहाँ पे आपके क्वेश्चन है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से आपके क्वेश्चन है। क्या होता है कि जो आपके सुपीरियर हैं, जो भी आपके सुपीरियर है, आपके जो सीनियर, वो आपके परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे, आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे कि आपको आपकी इंटेंसिव मिलनी चाहिए या फिर आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। तो ये आपके जो है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका रिवॉर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रिवॉर्ड। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फॉर्मुलेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ प्लान फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। तो किस तरीके का फॉर्मुलेशन होता है और क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये आपका जो है कि बजटिंग की बात करते हैं। ओके, किसी भी बजट के बारे में हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करना है तो वहाँ पे आपका जो है कि सबसे पहले आपका बजटिंग, किसी भी रेगुलर किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए बात करेंगे तो वो आपका जो है कि बजटिंग करते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 37। अ फर्म यूजिंग अ डैश स्ट्रेटजी ट्राई टू स्पेशलाइज विद इन अ very narrow segment of a market by establishing a position of overall cost, leadership, differentiation और both। तो यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके क्या यूज़ करते हैं, तो ये होगा आपका यहाँ पे किस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, तो फोकस जो है आपकी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा करेक्ट आंसर फोकस। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल नीड। सोशल नीड क्या नहीं है यहाँ पे, तो ये जो है आपकी जॉब सिक्योरिटी आपकी सोशल नीड नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका सी, जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी परफॉर्मेंस को कौन मेज़र करता है या फिर कौन सी टर्म आपको यूज़ की जाती है आपके परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, तो ये आपका जो है कि अप्रेजल होता है। ठीक है, अभी अप्रेजल
तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके सुपीरियर हैं आपसे, वो आपको परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे कि आपको आपकी इंटेंसिव मिलनी चाहिए, प्रमोशन मिलनी चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या लेवल होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। ये आपकी जो है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करते हैं हर एक मंथ की या फिर हर एक आपके गिवन पीरियड के टाइम के लिए। तो वो होगा यहाँ पर आपका अप्रेजल। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। एमबीओ टेक्निक्स वर्क successfully when manager consider the assumption of dash and action of employees are consistent and with these assumption। तो यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि थ्योरी वाई होगा, थ्योरी जो वाई होंगे, यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजर एज्यूम कर लेते हैं कि जो काम होगा, वो जो एक्शन होगा आपके एम्प्लॉय का, वो कंसिस्टेंट होगा, बिकॉज वो जो थ्योरी एक्स वाले जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, आपके सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और एम के लिए फोकस्ड होते हैं, ठीक है, उनको धक्के से काम कराने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना काम अपने से करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो थ्योरी वाई जो है आपकी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। दी विलिंगनेस ऑफ सब ऑर्डिनेट टू टेक एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ फैक्टर दैट अफेक्ट द डिग्री ऑफ डैश। क्या है यहाँ पे आपका जो है कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द टोटल सेट ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफॉर्म रिसोर्स इनपुट इनटू प्रोडक्ट इनपुट। तो ये किस तरीके का मैनेजमेंट होता है जो कि आपके ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट को जो है कि आपके प्रोडक्ट में। तो ये जो होते हैं आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट जो होते हैं जितने भी, वो आपके जो है कि बात करते हैं आपके इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का वो होगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का। Which of the following term refers to the area in which good performance is essential for success of enterprises? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द एरिया इन विच गुड परफॉर्मेंस इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ इंटरप्राइजेस। तो कौन सा एरिया, कौन सा टर्म है जो रिफर करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए? तो ये होगा आपका परफॉर्मेंस एरिया। ओके, परफॉर्मेंस एरिया किसी भी लेवल का, चाहे वो लोअर लेवल के हो, चाहे मिडिल लेवल के हो, चाहे वो टॉप लेवल के हो, सबकी परफॉर्मेंस आपकी जो है कि कोऑपरेट होनी चाहिए, एक्यूरेट टाइम पे होनी चाहिए और एक्यूरेट एक गोल के लिए होनी चाहिए। ये आपकी होगी परफॉर्मेंस एरिया। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का। द फर्स्ट स्टेप इन एन एमबीओ प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेप क्या होता है एमबीओ प्रोग्राम का? एस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक गोल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। ओके, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो आपका जो है कि प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका जो है कि ठीक है किसी भी क्षेत्र के जो है डिपार्टमेंट होंगे, वहाँ पे आपको क्या करना है कि स्पेसिफिक गोल सेट करना है अलग अलग काम के लिए, अलग अलग जो उनके जो है कि डिपार्टमेंट हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका सी, एस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक गोल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एमबीओ। एमबीओ की लिमिटेशन क्या है, क्या नहीं है? तो ये आपकी जो है कि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ की लिमिटेशन नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट इन गोल सेटिंग बिल्कुल भी नहीं, ये इनकी कोई भी ऐसा लिमिटेशन जो है कि ये गोल सेटिंग के लिए डिफ़िकल्टी यहाँ पे ज़रूर होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इनकी लिमिटेशन नहीं है। फेलियर टू गिव गाइडलाइन टू गोल सेटर में भी ये हो सकता है इनके लिए या नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपका जो है कि किस तरीके के आपके काम करने के साथ आपका जो है कि पार्टिसिपेशन है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन नहीं है एमबीओ प्रोग्राम की, तो एमबीओ की तो ये हो जाएगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सब सिस्टम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एमबीओ प्रोसेस। जो है कि कौन सा सब सिस्टम नहीं है इंटीग्रल पार्ट एमबीओ के? तो ये जो है कि आपकी मैन पावर प्लानिंग, कंपनसेशन और अप्रेजल। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो ये जो है कि आपका कौन सा सिस्टम है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एमबीओ का? तो यहाँ पे आपका जो होगा वो होगा आपका मैन पावर प्लानिंग और कंपनसेशन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वहाँ पे ए हो जाएगा, मैन पावर और
मैन पावर प्लानिंग और कंपनसेशन। अप्रेजल की बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो आपका जो अप्रेजल होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंटरप्राइजेज में या किसी भी कंपनी में बहुत ज़रूरी होता है उसको, कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाए, उनके परफॉर्मेंस के अप्रेजल, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको रिवॉर्ड दिए जाए, चाहे वो आपके प्रमोशन के फॉर्म में, चाहे वो इंटेंसिव के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके जो है कि आपके हिसाब से जिस तरीके का आप जो है कि माहौल चाहते हैं या कि किस तरीके का आप रिवॉर्ड वहाँ पे चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रेजल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पावर इज़ एसोसिएटेड विथ, किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पावर जो है किससे एसोसिएटेड होता है, तो पावर इसी से एसोसिएटेड होता है जिसके पास पोजीशन होती है, ठीक है। जैसे टॉप लेवल के जो भी मैनेजर होंगे उनके पास पावर ज़्यादा होगी, देन मिडिल मैन, देन उसके बाद लोअर लेवल के। तो इस तरीके से जो पावर होती है वो एसोसिएट होती है पोजीशन से, ठीक है। आपकी जैसे कि बात करेंगे पीएम के पास पावर ज़्यादा होती है, देन उसके बाद आपके जो है कि सीएम के पास होती है, देन उसके बाद आपके जो है कि लोअर लेवल के जितने भी लीडर्स होते हैं उनकी पावर होती है। तो आपकी जो पावर है उसकी पोजीशन से एसोसिएटेड होती है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का वो होगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग एरिया फॉर स्ट्रेटेजिक गोल आइडेंटिफाइड्स फैक्टर दैट इंडिकेट्स द फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा फैक्टर है या कौन सा एरिया है जो कि आपके स्ट्रेटेजिक गोल को आइडेंटिफाई करता है और इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियली वो जो है कि अच्छे से काम करने चाहिए। तो ये आपका जो है कि प्रोडक्टिविटी बताता है कि वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी किसी भी पर यूनिट टाइम में जो है कि आपका कितना प्रोडक्टिव काम हो रहा है, कितनी प्रोडक्टिविटी आपको मिल रही है, कितना उससे आपका फ़ायदा हो रहा है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का वो होगा आपका बी। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 49 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स ओवर द एरिया इन विच इट्स कम्पीट्स। क्या है, कौन सा डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को कि उस एरिया में वो जो कम्पीट कर रहा है किससे कम्पीट कर रहा है। तो रिसोर्स डिप्लॉयमेंट जो होता है आपका वो हाँ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसोर्स डिप्लॉयमेंट। ओके, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका रिसोर्स डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डू मैनेजर डू इन लाइसेंस रोल। यहाँ पे जो लाइसेंस रोल्स होता है उसमें क्या करते हैं मैनेजर, तो मैनेजर क्या करते हैं, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका कम्युनिकेट विद द पीपल आउटसाइड एंड विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जो होते हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं पीपल, चाहे वो बाहर के हों चाहे वो अंदर के हों ऑर्गेनाइजेशन के। तो करेक्ट आंसर होगा वहाँ पे वो होगा बी। इनका काम इसलिए होता है ना कि वो आपके बाहर की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, अंदर की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है, इसलिए आउटसाइड के पीपल को से भी बात करना पड़ता है और इनसाइड में जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, और अपनी एम्प्लॉयमेंट जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए भी उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का वो होगा आपका बी। ये रही आज की पूरी क्वेश्चन सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो। और डाउनलोड करिए इंडियाज़ नंबर वन एग्रीकल्चर ई लर्निंग ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अदर सोशल मीडिया ग्रुप पे, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ एग्रीकल्चर एंड जीके यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड जो है कि आपको इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जुड़िए हमारे साथ अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच।